हेलो दोस्तों। पिछले 3 क्वार्टर से वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की स्टोरी इसके फेवर में रही है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल टेलविंड्स के कारण हो रहा है। इंडस्ट्री रिकॉर्ड रेवेन्यू कमा रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रही है और बड़े प्लान्स बना रही है। इस बीच पूरी इंडस्ट्री अनब्रांडेड और इनफॉर्मल प्रोडक्ट से दूर जा रही है, जो पहले इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। फाइनेंशियल ईयर 26 का आखिरी क्वार्टर भी कुछ अलग नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके एग्जिस्टिंग ग्रोथ के कारण कुछ नए प्रॉब्लम्स बन गए हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जो शायद दूसरी छोटी कंपनीज चाहती हैं कि उन्हें भी हों। जैसे इस क्वार्टर में हर जगह रेवेन्यू 20 to 30% बढ़ा, लेकिन जो वायर और केबल असलियत में शिप या डिलीवर हुए उनके नंबर में चेंज नहीं आया। असल में एक कंपनी तो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 2% ज़्यादा वॉल्यूम मैनेज कर पाई, और जब ये हो रहा है तो इंडस्ट्री देख रही है कि डिमांड सप्लाई से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और वो इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस मार्केट में इस वक्त काफ़ी बज़ है। आज के इस वीडियो में हम वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के फाइनेंशियल ईयर 26 के 4th क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे। सबसे पहले हमें सेक्टर के नंबर्स देखेंगे, फिर हम इस सेक्टर के कुछ चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, जैसे कॉपर सप्लाई, एक्सपोर्ट्स और कैपेसिटी से रिलेटेड चैलेंजेस। एंड में हम इस सेक्टर के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सेक्टर के प्लेयर्स के नंबर्स देखते हैं। इंडस्ट्री लीडर पॉलीकैब ने 8,864 करोड़ रुपीस का अपना अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली रेवेन्यू पोस्ट किया। ये पिछले साल से 27% ज्यादा है। पूरे साल के लिए इसने 28,884 करोड़ रुपीस क्रॉस किया, जो ईयर ऑन ईयर 29% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,700 करोड़ रुपीस रहा, जो 32% बढ़ा है। लगातार चौथे साल के लिए पॉलीकैब इंडस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रही। ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल्स मार्केट में पॉलीकैब का शेयर बढ़कर 30 to 31% हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 19 में 18 to 19% था। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 में ही उन्होंने 3 to 4 परसेंटेज पॉइंट्स गेन किए हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि किसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनीज में से एक हो। इस बीच दूसरे नंबर पर KEI इंडस्ट्रीज ने अपना 4th क्वार्टर रेवेन्यू 19% बढ़ाकर 3,477 करोड़ रुपीस कर लिया। फुल ईयर रेवेन्यू 11,748 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो ईयर ऑन ईयर 21% बढ़ा है। इसका EBITDA मार्जिन 4th क्वार्टर में 12.2% हो गया, जो पिछले साल 11.6% था। ये एक लगातार सुधार है जो पिछले कुछ वक्त से चल रहा है। RR काबेल, जो अपने पीयर्स के मुकाबले काफी नया है, उसका 4th क्वार्टर रेवेन्यू 2,964 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल से 34% ज्यादा है। फुल ईयर के लिए इसने 9,722 करोड़ रुपीस क्रॉस किया, जो लगभग 28% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% बढ़कर 492 करोड़ रुपीस हो गया। चलिए अब उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। पॉलीकैब का वायर्स और केबल सेगमेंट इस क्वार्टर रेवेन्यू में 30% बढ़ा, लेकिन ये असलियत में वॉल्यूम्स की वजह से नहीं था, जो सिर्फ लो सिंगल डिजिट्स में ही बढ़े। जैसे KEI की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर सिर्फ 2% थी। RR काबेल ने लगभग 10% मैनेज किया, जिसमें वायर्स मिड सिंगल डिजिट्स में और केबल्स हाई टीन्स में बढ़े। तो ये सारा रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से आया? मेनली प्राइस हाइक से, जिसका कारण इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉस्ट ड्राइवर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन था। जब कॉपर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज के लिए प्राइसिंग मुश्किल हो जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स एंड केबल्स बनाने की कॉस्ट का 70% हिस्सा होते हैं। कंपनी शायद एक बार में पूरा प्राइस इंक्रीज पास ऑन ना करना चाहें, और तीनों प्लेयर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इस मामले में अलग अलग थी। लेकिन कॉपर इन्फ्लेशन इतने देर तक चलता रहा कि वो उन स्ट्रैटेजीज के फर्क को खत्म कर देता है। एवरेज कॉपर प्राइसेस साल भर में लगभग 16% बढ़े और एल्यूमिनियम लगभग 10% बढ़ा। पॉलीकैब ने सिर्फ जनवरी और मार्च के बीच प्राइसेस 18 to 19% बढ़ा दिए। RR काबेल अपने प्राइसेस तभी एडजस्ट कर देता है जब रॉ मटेरियल्स 2 to 3% मूव करते हैं। KEI ने तो अपने इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है जो कॉपर प्राइस इन्फ्लेशन को सीधा पास ऑन कर देता है। अब पिछले क्वार्टर प्राइस हाइक के इंतजार में रिटेलर्स ने वायर्स और केबल्स का प्री स्टॉकिंग कर लिया था। हालांकि वो प्री स्टॉकिंग इफेक्ट इस क्वार्टर कम हो गया, क्योंकि रिटेलर्स को कीमत शायद बहुत ज्यादा लगी। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पिछले क्वार्टर की तरह वो आने वाले प्राइस हाइक के लेवल को सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं। जाहिर है ऐसा तभी होता जब कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता, और इस क्वार्टर हम शायद बता सकते हैं कि वो इवेंट क्या था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। ईरान के हालात की वजह से PVC प्राइसेस मार्च के पहले हाफ में 60 to 80% बढ़ गए। इसका यूज वायर्स की शीथिंग या कवर में होता है। आफ्टर ऑल PVC ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट है जिस पर इस क्राइसिस का सीधा इम्पैक्ट पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदारी कम कर दी क्योंकि उनके अपने कस्टमर्स पुरानी तेजी से प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे थे।
इसलिए पॉलीकैब ने माना कि वो फोर्थ क्वार्टर में जितनी वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद कर रहे थे उससे कम हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस ने एक्सपोर्ट चैनल के जरिए भी वॉल्यूम कम कर दिया। देखो, वायर्स एंड केबल एक्सपोर्ट पूरे साल एक ब्राइट स्पॉट रहे हैं। इंडस्ट्री ने यूएस टैरिफ्स के रिस्पांस में समझदारी से डाइवर्सिफिकेशन किया था और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ फोकस बढ़ाया था। लेकिन इस क्वार्टर वेस्ट एशिया के टेंशन की वजह से सिचुएशन काफी चेंज हो गई। वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले इम्पैक्ट फ्रेट पर पड़ा, क्योंकि शिपिंग लाइंस ने मिडिल ईस्ट में कार्गो ले जाने से साफ मना कर दिया। तैयार कार्गो फैक्ट्रीज में पड़ा रह गया और कहीं जा नहीं सका। जो मटेरियल फरवरी में शिप हो चुका था वो रास्ते में ही फंस गया। केईआई ने इस वजह से एक्सपोर्ट्स में लगभग 50 to 60 करोड़ रुपीस का नुकसान फेस किया। आरआर काबल पे भी इसका ऐसा ही असर पड़ा। जो प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट के लिए थे वो मार्च में फैक्ट्री से निकल ही नहीं पाए और उनका इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया। मिडिल ईस्ट आरआर काबल के लिए एक बड़ी बात है, जो उनके एक्सपोर्ट्स का लगभग 40% है, यानी टोटल रेवेन्यू का लगभग 12%। अब इन प्रॉब्लम्स के लिए जुगाड़ तो मौजूद हैं, लेकिन वो महंगे हैं। केईआई ने बताया कि कैसे अब कंटेनर्स को यूएई के एक पोर्ट फुजायरा भेजा जा रहा है और वहां से जमीन के रास्ते अबू धाबी और कतर ले जाया जा रहा है। इसमें नॉर्मल रूट से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ज़्यादातर कस्टमर्स एक्स्ट्रा फ्रेट कॉस्ट को केईआई के साथ 50-50 बांट रहे हैं, लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट्स एफओबी या फ्री ऑनबोर्ड बेसिस पर थे, यानी बायर शिपिंग का पैसा देता है, वहां पूरा बढ़ा हुआ खर्चा कस्टमर पर पड़ रहा है। वो इसे झेलने को तैयार है क्योंकि उन्हें मटेरियल्स की ज़रूरत है। लेकिन इस वजह से सिचुएशन में एक और चेंज आया है। इस डिसरप्शन ने कंपनीज को वापस उस मार्केट की तरफ धकेल दिया है जिसे वो अवॉइड कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स। ये पिछले कुछ क्वार्टर्स के नैरेटिव से बिल्कुल अलग है, जहां फर्म्स को बड़े टैरिफ्स की वजह से यूएस से हटना पड़ा था। अब टैरिफ्स थोड़े सेटल होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रप्शन होने की वजह से केईआई और पॉलीकैब दोनों ने यूएस में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिर से खड़ा कर लिया है। केईआई का यूएस ऑर्डर बुक 31 मार्च तक 50 to 60 करोड़ रुपीस था। पॉलीकैब ने नोट किया कि यूएस और यूरोपियन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर 50 से 60 साल पुराना है और इसे अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। नॉर्थ अमेरिका पहले से ही पॉलीकैब के फाइनेंशियल ईयर 26 एक्सपोर्ट्स का 40% था। फिर भी मार्च के प्रॉब्लम्स के बावजूद फुल ईयर एक्सपोर्ट नंबर्स अच्छे दिखते हैं। केईआई के एक्सपोर्ट्स 45% बढ़कर 1833 करोड़ रुपीस हो गए। आरआर काबल अपने वायर्स एंड केबल रेवेन्यू का 30% एक्सपोर्ट से लाता है। वॉल्यूम्स की कहानी का एक हिस्सा रॉ मटेरियल के बढ़ते प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जुड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ वॉल्यूम ग्रोथ कंपनीज के मौजूदा कैपेसिटी लिमिट्स की वजह से भी रुका हुआ है। जैसे केईआई के राजस्थान वाले केबल प्लांट्स पूरे साल 100% कैपेसिटी पर चल रहे थे। वो उन फैक्ट्री लाइन से और ज्यादा प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते। उनका सनंद गुजरात वाला बड़ा नया प्लांट 6 महीने लेट हो गया। उसने दिसंबर 2025 के आखिर में प्रोडक्शन शुरू की और फोर्थ क्वार्टर सेल्स में बहुत कम कंट्रीब्यूट किया। केईआई के मैनेजमेंट ने कहा कि लो वॉल्यूम ग्रोथ का कारण कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स थे। आरआर काबल भी उसी हाल में है। इनकी केबल लाइंस पहले से ही 90% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन पर चल रही हैं। उन्होंने अपना पूरा 1200 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्लान इस तरह डिज़ाइन किया है कि हर 6 महीने में नई कैपेसिटी जोड़ी जाए, क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट पर एक छोटी सी देरी भी बॉटलनेक बन जाती है। पॉलीकैब के पास थोड़ी जगह है, वो लगभग 75% यूटिलाइजेशन पर है, लेकिन उन्हें भी मार्च में प्रेशर फेस करना पड़ा, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर आमतौर पर इस इंडस्ट्री के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। पॉलीकैब का लगभग 90% बिजनेस उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से चलता है। जब सेकेंडरी सेल्स धीमे होते हैं तो डीलर पॉलीकैब से खरीदना बंद कर देता है। इस मार्च में यही हुआ। पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने कहा कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद मार्च में काफ़ी ज़्यादा थी, जो उन्हें मिली नहीं। इन सब पर इंडस्ट्री का जवाब साफ है, वो और ज़्यादा फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पॉलीकैब ने इस साल केपेक्स में 1480 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए, जिसमें से 90% वायर्स और केबल्स में गया। वो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान प्रोजेक्ट स्प्रिंग के अंडर फाइनेंशियल ईयर 30 तक 6000 to 8000 करोड़ रुपीस के ट्रैक पर हैं। आरआर काबल अपना 1200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम तेज कर रहा है, जिसका ज्यादातर खर्चा इसी साल हो रहा है। लेकिन इस केपेक्स को पूरी तरह बनने और रिटर्न्स देने में अभी वक्त लगेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्री कैपेसिटी बढ़ाने में लगी है, डिमांड का नेचर भी बदल रहा है। इस क्वार्टर 2 चीजें खास थी। पहला है डेटा सेंटर्स। देखो, एक डेटा सेंटर 1 सेकंड के लिए भी पावर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें अपने प्राइमरी पावर सप्लाई के अलावा कई बैकअप सिस्टम्स की जरूरत होती है। हर बैकअप के लिए केबल्स का अपना सेट चाहिए होता है, तो एक अकेले डेटा सेंटर में लगने वाली केबलिंग किसी भी दूसरी बिल्डिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए केईआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को मीडियम वोल्टेज और कॉपर फ्लेक्सिबल सप्लाई करने का प्लान कर रहा है। पॉलीकैब ने डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल्स और डिफेंस के साथ उन सेक्टर्स में रखा है जहां मौका अभी पूरी तरह खुला नहीं है।
इनमें से कोई भी कंपनी आज डेटा सेंटर से बड़ा रेवेन्यू नहीं कमा रही है, लेकिन बेट अगले 3-4 सालों पर है, जैसे जैसे इंडिया का डेटा सेंटर बिल्ड आउट स्पीड पकड़ेगा। फिर आते हैं हैवी ड्यूटी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या EHV केबल्स, जो लंबे डिस्टेंस तक पावर ले जाते हैं, जैसे सोलर फार्म से ग्रिड तक। इन्हें बनाना कॉम्प्लेक्स है, इनके लिए खास सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं और इनमें रेगुलर केबल से बेहतर मार्जिन्स मिलते हैं। KEI यहाँ सबसे अग्रेसिव रहा है। उसके EHV सेल्स साल भर में 82% बढ़कर 559 करोड़ रुपीस हो गए। सिर्फ EHV का उनका ऑर्डर बुक 625 करोड़ रुपीस है। RR काबल इस बीच अपनी कैपेबिलिटी 66 किलोवोल्ट से बढ़ाकर 220 किलोवोल्ट कर रहा है, जिसकी नई कैपेसिटी फाइनेंशियल 28 तक आएगी। पॉलीकैब की EHV फैक्ट्री इस साल के एंड तक शुरू होने की उम्मीद है और उन्होंने बताया कि इंडिया की आधी EHV केबल कंजम्पशन अभी इंपोर्ट से पूरी होती है। मतलब जो ये प्रोडक्ट्स बना पाता है वो काफी डोमेस्टिक डिमांड कैप्चर कर सकता है। वायर्स और केबल्स के लिए डिमांड शायद ही पहले कभी इतनी साफ रही है। इंडिया ने फाइनेंशियल 26 में 55.29 गीगावाट का रिकॉर्ड नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी जोड़ा, जो पिछले साल से लगभग दुगना है। यूनियन बजट ने फाइनेंशियल 27 के लिए गवर्नमेंट केपेक्स में 12.2 लाख करोड़ रुपीस दिए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो पॉलीकैब का अंदाजा है कि फाइनेंशियल 27 में 36 to 37 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे, जिसका एक बड़ा हिस्सा उन सेक्टर्स में जाएगा जो सीधा केबल और वायर डिमांड को बढ़ाते हैं, जैसे यूटिलिटीज, मेटल्स, ऑयल और गैस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। लेकिन सप्लाई साइड अभी तक पीछे है। अगले कुछ क्वार्टर्स इस बात पर निर्भर करेंगे कि फैक्ट्रीज कितनी जल्दी ऑर्डर बुक के बराबर पहुंचती हैं। KEI फाइनेंशियल 27 में 17 to 18% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। RR काबल 16 to 18% का टारगेट रख रहा है। पॉलीकैब की उम्मीद है कि मार्केट जितना भी बढ़ेगा वो उससे 1.5 गुना ज्यादा डिलीवर करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये टारगेट्स पूरे होंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।